स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट। और आज हम प्लस टू बिजनेस स्टडी का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर पढ़ेंगे 1.4, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। आज हम इसके नेचर और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, इसकी नेचर क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, यानी कि किसी चीज़ की प्रकृति। जैसे हम एक बुक के बारे में लेते हैं कि बुक का नेचर क्या है, वो मोटी है, पतली है, उसकी राइटिंग अच्छी है, उसके पेज अच्छे हैं, हल्के हैं, बढ़िया क्वालिटी के हैं, ये सारी नेचर होती है एक चीज़ की। सेम उसी तरह से आज हम कोऑर्डिनेशन के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, जो हम कहते हैं ना आपस में अपनी लैंग्वेज में, तालमेल बिठाना। तो इन्होंने एक इक्वेशन बना के दी है कि कोऑर्डिनेशन में 2 + 2 = 5 यानी कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, जहाँ तालमेल होता है, वहाँ 2 और 2 4 होना, 5 होना भी संभव हो जाता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में 2 2 4 होते हैं, पर जहाँ तालमेल हो वह कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो इम्पॉसिबल काम है वो भी पॉसिबल हो जाता है अगर कहीं जहाँ पर किसी एक्टिविटी में तालमेल हो। तो आज हम ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। जैसे इसका मीनिंग हो गया, इसकी डेफिनेशन, नेचर के बारे में, और इसेंस यानी कि इसका सार, जो कहते हैं ना निचोड़ पर, इस चीज़ का निचोड़ या सार क्या है वो पढ़ेंगे। और किस प्रबंध के सभी लेवल पे इसकी ज़रूरत होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके ये 4-5 छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर ये पॉइंट देखें हम, कोऑर्डिनेशन, ये वर्ड ही इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना कोई भी काम संभव नहीं हो सकता। ऐसा कोई काम जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी काम को संभव करते हैं, तो उस काम में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग के बारे में कि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है। इसका इन्होंने अर्थ बताया कि तालमेल, जैसे कि हमने पहले कहा था। जैसे कि व्यवस्था जो होती है, व्यवस्था का मतलब यहाँ कोई भी बिजनेस, कोई भी एक्टिविटी होती है, उसके अंदर हमें एक आपस में सामंजस्य, तालमेल बिठाना ही हमारा समन्वय जो वर्ड है वो कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। क्योंकि इसका समन्वय की ज़रूरत बिजनेस में कहाँ होती है। अब देखो, एक बिजनेस करते हैं, अगर अकेला व्यक्ति करता है तो तालमेल की ज़रूरत ही नहीं होगी। पर अगर आपके बिजनेस का आकार बड़ा है तो देखो उसमें कई सारी एक्टिविटी होगी, और कई सारी एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारे बंदे चाहिएंगे, बहुत सारे बंदे काम करेंगे, तो उनके बीच में तालमेल होगा। और जो एक्टिविटी है बहुत सारी, उनमें भी होगा। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में कई डिपार्टमेंट होते हैं। परचेज की एक्टिविटी, इनको एक्टिविटी को अलग डिपार्टमेंट का नाम भी दे सकते हो। परचेज, सेल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये हमारा फाइनेंस, ये पर्सनल जो हमारा रिक्रूटमेंट वगैरह करके देते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, इनमें तालमेल होना भी ज़रूरी है। अगर इनमें तालमेल सब में हो जाएगा तो हमारा जो बिजनेस का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि बिना तालमेल के तो कोई भी काम संभव नहीं हो सकता। तो बिजनेस के उद्देश्य के बारे में तो हम बिना तालमेल के सोच ही नहीं सकते। तो इसके लिए इन्होंने देखो, जो इन्होंने ऊपर इसमें दिया है जो मीनिंग, सेम इसी तरह इसमें दे रखा है मीनिंग। पर अब हम पढ़ेंगे इसकी एक डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कूंट्स एवं ओडोनेल ने दे रखी है। प्रबंध, समन्वय प्रबंध का सार तत्व है। सार तत्व मतलब जब सार वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब होता है ये जो समन्वय वर्ड है, ये हमारी हर एक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होता है। या हम है ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी समन्वय के बिना उस जो एक्टिविटी जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो पूरी नहीं होती, या किसी भी एक्टिविटी को हम सक्सेसफुल ढंग से बिना समन्वय के नहीं कर सकते। आगे कह रहे समन्वय का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में समन्वय लाने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत प्रयास, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति का काम कर रहे हैं, उनको भी अपना अपना इंडिविजुअल काम मिला हुआ है। तो समन्वय के द्वारा एक इस तरह से सिस्टम बनाया जाता है कि व्यक्तिगत व्यक्ति जो है अपना काम करते हुए
सारे अपना अपना काम करेंगे तो जब सारे व्यक्तिगत अलग प्रयास से अपना अपना काम करेंगे तो पूरी फर्म का काम हो जाएगा, या हम कहेंगे पूरी फर्म का जो लक्ष्य है या ग्रुप का जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारी है कून्स ऑर्डिनल के अनुसार इसकी परिभाषा। अब हम करते हैं इसकी दो परिभाषा दे रखी है, जो इजी लगे वो बच्चे कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके नेचर के बारे में कि नेचर क्या है। जैसे प्रकृति के बारे में आपको पहले ही बताया कि हर एक चीज़ के अलग अलग नेचर होता है। जैसे इंसान का लेते हैं तो भी हर एक इंसान का, किसी बच्चे का लेते हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई धीरे धीरे समझने वाला है, कोई काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है, कोई उसको लापरवाही करके छोड़ देता है। तो इसी तरह से इस कोऑर्डिनेशन की भी नेचर है। इसका नेचर क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यानी कि जो ग्रुप एफर्ट होते हैं उनमें तालमेल करता है। या आप ये कह सकते हो कि जो कोऑर्डिनेशन वर्ड होता है वो वर्ड वहीं पर यूज होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हो, वहीं इसकी ज़रूरत होती है। अगर अकेला व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वहाँ तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें दे रखा है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की जरूरत हो, वहाँ इसकी ज़रूरत होती है। अकेले व्यक्ति तो अपने आप ही कर सकता है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पर उसको समन्वय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड हमारा है समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि समन्वय जो है उसकी प्रकृति ऐसी है कि जो क्रियाएं चल रही है हमारी, एक क्रिया के अंदर बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो वो इस ढंग से उन व्यक्तियों के अंदर एकता पैदा करता है, टीम स्पिरिट पैदा कर देता है, जिससे कि वो एक्टिविटी आराम से, या हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है, क्रय और विक्रय विभागों को अपनी अपनी क्रियाओं को इस ढंग से समन्वित करना होता है ताकि क्रय आदेशों की पूर्ति की जा सके। दो डिपार्टमेंट ले लिए, एक परचेज डिपार्टमेंट, एक विक्रय डिपार्टमेंट। अब इन दोनों में तालमेल होना जरूरी है। अब विक्रय डिपार्टमेंट विक्रय कब करेगा, विक्रय डिपार्टमेंट अपना काम कब कर सकेगा? जब क्रय डिपार्टमेंट इनको खरीद कर माल दे देगा। यानी कि हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात कर रहे हैं, या रेडीमेड ऐसे प्रोडक्ट है, ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसमें तैयार माल खरीद कर आगे बेचा जाता है। और हम मानते हैं कि इसमें दो डिपार्टमेंट है, एक क्रय। तो क्रय डिपार्टमेंट जब माल खरीद कर दे देगा तभी विक्रय डिपार्टमेंट बेच पाएगा। फिर विक्रय डिपार्टमेंट क्या होगा, जो पैसे आएंगे उनको क्रय करने के लिए दे देंगे, तो वो आगे माल, तो इस तरह से ये चेन सी बनी रहती है और इनमें आपस में तालमेल हो जाता है। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्रय डिपार्टमेंट टाइम पे क्रय नहीं करता है, तो क्या आपको लगता है कि विक्रय डिपार्टमेंट टाइम पे सेल कर देगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट ही नहीं आए तो सेल का काम होगा कहाँ से। तो इसलिए ये सुनिश्चित जो एक्टिविटी होती है उनमें भी समन्वय या कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करता है। अब आता है हमारा जो ये कोऑर्डिनेशन जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस यानी कि हम इसको कोऑर्डिनेशन को कोई ऐसा काम मान के नहीं चल रहे कि एक बार हमने कोऑर्डिनेशन कर दिया फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, बल्कि इसकी ज़रूरत कदम कदम पर होती है। व्यवसाय के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती है, उन क्रियाओं में से कोई तो आवश्यकता से कई बार ज़्यादा हो जाती है और कई बार कोई कम हो जाती है। अब कोई भी एक्टिविटी उन किसी में से किसी एक का, मान लेते हैं 50 एक्टिविटी, उनमें से कोई एक एक्टिविटी अप होगी या डाउन होगी तो क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। और बैलेंस बिगड़ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वही कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमें क्या करना है? जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उन पे लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी। निगरानी रखकर ही हम एक्टिविटी का पता लगा पाएंगे कि कौन सी में अप डाउन हो रहा है, फिर उसमें हम तालमेल स्थापित करते हैं। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव, देखो ये जो सर्वव्यापक वर्ड है हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे, इस यूनिट में ये 3 बार रिपीट हो गया। स्टार्टिंग में पहले वाले चैप्टर में हुआ, फिर सेकंड में, थर्ड में भी हो गया, अब इसमें फिर हो रहा है, यानी कि 3-4 बार रिपीट हो गया। तो ये वर्ड ही इतना है। सर्वव्यापी का मतलब ये होता है, ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि ऐसा सत्य है जो सभी जगह, सभी स्थानों पर, सभी समय में, सब जगह लागू होता है। या हम एक कह सकते हैं कि बिजनेस ओरिएंटेड यूनिट और नॉन बिजनेस ओरिएंटेड यूनिट,
व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों जो संस्थान होती है उनमें लागू होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक शिक्षण संस्थान, आपका स्कूल ही लगा लो, टाइम टेबल बनाना जो है समन्वय स्थापित करने का एक एग्जाम्पल है। अब कैसे हैं टाइम टेबल, इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं और एग्जाम्पल नहीं। टाइम टेबल जो बनेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पीरियड आपका हिंदी का है, इंग्लिश का है, और उसमें कौन सा टीचर आएगा। तो आप जो जैसे ही बेल बजेगी उसी टाइम वो बुक लेके आप उस टीचर के पास पहुंच जाओगे या आपका टीचर आपके पास आ जाएगा क्लास में। तो इस तरह से एक सिस्टम से, एक समन्वित तरीके से आपकी क्लास चलती रही। अगर मान लेते हैं ये टाइम टेबल नहीं है तो क्या होगा, आपको पता चलेगा पहले पीरियड में कौन आएगा पढ़ाने के लिए, कुछ पता ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये सर्वव्यापक है, हमने एक एग्जाम्पल लेके इसको समझा है। इसके बाद आता है हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ऑल मैनेजर का मतलब होता है ऑल लेवल। लेवल कितने थे हमने पढ़े थे, 3 लेवल थे, उच्च, मध्य और निम्न स्तरीय प्रबंध को। अब जहाँ भी प्रबंध वर्ड आ जाता है वहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है, क्योंकि हर एक प्रबंधक को कुछ न कुछ अपने डिपार्टमेंट या अपने जो एरिया होता है उससे रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजन लेता है तो उसको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने पड़ते हैं। उसका उत्तरदायित्व हो जाता है कि उसके डिसीजन से किसी का कोई नुकसान ना हो। तो सभी सत्रों पर की जाने वाली भिन्न भिन्न क्रियाएं अपने आप में महत्वपूर्ण, और सभी प्रबंधकों का ये उत्तरदायित्व है कि समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें, और वो समन्वय स्थापित करके ही सभी एक्टिविटी को अच्छे ढंग से उनको ऑपरेट कर सकता है। इसलिए ये भी एक इसका इम्पोर्टेंस बन जाता है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब होता है कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं हो जाता, बल्कि ये जानबूझ के करना पड़ता है। एक देखो सहयोग होता है, सहयोग हाँ मानते हैं कि अपने आप कर लेते हैं, अपनी इच्छा से होता है सहयोग, पर कोऑर्डिनेशन को करवाना पड़ता है। सहयोग के साथ समन्वय का होना जरूरी है। मान लो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, आपने एक सिस्टम बना दिया कि कोऑर्डिनेशन करना है आपको, पर जितने भी उस ग्रुप में एम्प्लॉई हैं उनकी इच्छा तो होनी चाहिए सहयोग की। तो हम कह सकते हैं एक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए उसमें अगर कोऑर्डिनेशन करना है तो उसमें जो एम्प्लॉई है उनका सहयोग भी जरूरी है। एग्जाम्पल देते हैं, एक टीचर जो है बहुत अच्छा पढ़ाने की इच्छा रखता है, यानी कि वो चाहता है कि मैं मेरे स्टूडेंट को बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, लेकिन स्कूल वालों ने टाइम टेबल ही नहीं दिया है उसको या बनाया नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो कर लेगा? नहीं, उसकी इच्छा तो है, उसका सहयोग यहाँ जो करना चाह रहा है वो अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। वो सिस्टम नहीं है तो सहयोग इतना ज़्यादा आपका रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा। जैसे 2 वर्ड है, कई बार इनमें डिफरेंस आ जाए तो बच्चों को कैसे करना होगा इससे ही पता चल जाता है। कोऑर्डिनेशन होता है वो जानबूझकर स्थापित किया जाता है, कोऑपरेशन होता है वो अपने आप स्वतः अपनी इच्छा से ही उत्पन्न होता है। अब जैसे कोऑर्डिनेशन होता है इसको स्थापित करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जैसे एग्जांपल दे सकते हो टाइम टेबल का। कोऑपरेशन के लिए हाँ आप बिना टाइम टेबल भी कोऑपरेट कर सकते हो पर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, तो इसमें जो हमारा मैनेजमेंट होता है इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अपने आप नहीं होता, जानबूझकर करना पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा सार। सार वर्ड जहाँ आ जाता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस का मतलब है सार। सार आपने समझा होगा, हाँ ये तो उस चीज़ का निचोड़ है, सार सेम वही चीज़ है, समन्वय जो है प्रबंध का सार है। सार जहाँ आ जाता है तो इसका मतलब जो ये समन्वय वर्ड है, प्रबंध के अंदर जितनी भी आप एक्टिविटी करोगे हर एक एक्टिविटी के अंदर ये इंक्लूड होगा, या आप कह सकते हो कि कोई भी एक्टिविटी समन्वय के बिना अपना जो मोटिव है वो अचीव नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने दिया है कि प्रबंध के अन्य कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण श्रृंखला में प्रबंध का छठा कार्य माना जाए या नहीं, कुछ कहते हैं प्रबंधक। कुछ विशेषज्ञ जैसे फेयोल ये कहते हैं कि समन्वय प्रबंध का अलग काम है। कुछ आधुनिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अलग काम नहीं है, काम का ही हिस्सा है। पर जो आधुनिक विचारधारा है वो भी ठीक है,
वो भी ये कहती है कि ये अलग काम नहीं है, बल्कि ये सार मतलब इसेंस है, समन्वय प्रबंध का सार है। यानी कि ये जो हमने काम लिए थे इन सभी कामों के अंदर इंक्लूड होता है। बिना समन्वय के कोई भी काम पूर्ण तरीके से आप नहीं कर पाओगे। तो सभी कार्यों को पूरा करना जब एक प्रबंधक अपने प्रबंध के सभी कार्यों को पूरा करता है तो वह समन्वय की स्थापना में ही व्यस्त होता है, क्योंकि वो समन्वय का हम एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं। एक प्रबंधक जब स्टार्टिंग में प्लानिंग करता है, प्लानिंग करते वक्त वो संगठन नियोजन सबके बारे में दिमाग में रखकर बाद में ही एक प्लान बनाता है। जब वो प्लान बनाता है तब भी कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचता रहता है। तो इस तरह से हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक स्टेप पर, हर एक काम के अंदर हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे इंक्लूड होता है। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, अभी आपको बता दूं कि ये सार तत्व जब क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, इसके जो फंक्शन है वो लिख जाते हैं। ये समन्वय तथा नियोजन ये वर्ड नहीं लिखते, क्योंकि वो इस वर्ड को यहाँ ध्यान ही नहीं देते हैं और केवल लिख देते हैं नियोजन और इसका मीनिंग लिख के कहते हैं हमारा सार हो गया कंप्लीट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये शो करना होगा कि नियोजन करते वक्त भी समन्वय उसमें कैसे इंक्लूड होता है। जैसे एक प्रबंधक जब नियोजन कार्य में व्यस्त होता है तो उस समय उसके सोच विचार का केंद्र जो होता है समन्वय ही होता है, क्योंकि विभिन्न विभागों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही उसे योजना बनानी पड़ती है। जैसे एक विक्रय प्रबंधक अपने विभाग के विक्रय लक्ष्य को बढ़ाने की योजना बना रहा है। एक सेल जो डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर है, वो अपना टारगेट बढ़ाना जा रहा है, उसकी वो प्लानिंग कर रहा है। तो क्या वो अकेला योजना बना के बढ़ा लेगा? नहीं बढ़ा पाएगा। तो वो क्या करेगा, वह उत्पादन प्रबंधक से, कार्य प्रबंधक से, वित्त प्रबंध से, सभी से विचार विमर्श करेगा। और विचार विमर्श किसके बारे में? अगर वो टारगेट बढ़ाना चाहता है तो उत्पादन विभाग से ये जानना चाहेगा कि क्या हम इतना टारगेट बढ़ा रहे हैं, आप हमें इतना प्रोडक्शन करके दे दोगे। कार्य विभाग से यूँ करेगा कि हम इतना टारगेट बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या हमें परचेज करके दे दोगे। वित्त, इसके लिए फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन सब के बारे में विचार विमर्श करके इनकी सलाह लेकर उसके बाद ही वो टारगेट सेट करेगा, और इसी को कहते हैं समन्वय। तो इस तरह से नियोजन जहाँ प्लानिंग करते हैं उसमें भी समन्वय होता है। सेकंड आता है हमारा संगठन, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन, तो जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो कार्य होते हैं उसको उप कार्यों में बांटकर या कह सकते हैं पदों की स्थापना करते हैं। प्रबंध के संगठन कार्य के अंदर संस्था के मुख्य कार्यों को अनेक उप कार्यों में बांटने और उन्हें पूरा करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों की व्याख्या करते हैं। संबंधों की व्याख्या मतलब पद डिसाइड करते हैं। जैसे कौन किसका अधिकारी होगा और कौन अधीनस्थ होगा, कौन किसको आदेश देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ताकि व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं वे व्यवस्थित ढंग से पूरी हो जाए। जब प्रबंधक ये कार्य कर रहा होता है तो उसका प्रयास सभी विभागों में, या फिर हम एक डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल ले तो एक ही विभाग के अनेक व्यक्तियों में समन्वय स्थापित कर रहा होता है। कोई भी आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे उत्पादन विभाग में काम करने वाले अनेक व्यक्तियों के मध्य काम का बंटवारा इस तरीके से कर दिया जाता है कि जहाँ एक व्यक्ति का काम खत्म हो वहाँ दूसरे व्यक्ति का शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, यानी कि जब हम नियुक्तियां करते हैं तो हम कोऑर्डिनेशन को कैसे यूज़ करते हैं, या वहाँ नियुक्तिकरण होती है, स्टाफिंग होती है, उसमें कहाँ कोऑर्डिनेशन होता है। तो देखो, हमने जो संगठन है उसके अंदर बहुत सारे पद क्रिएट किए थे। तो संगठन के कार्य के अंतर्गत पद, संस्था में विभिन्न पद स्थापित होते हैं जो संगठन में किए थे, जबकि नियुक्ति कार्य के द्वारा हम इनमें जान डालते हैं। जान मतलब जो पद हमने डिसाइड किए थे उनके ऊपर अपॉइंट करते हैं व्यक्ति। तो संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को व्यक्तियों से भरा जाता है। अब जब हम नियुक्ति का कार्य करेंगे तो जो प्रबंधक है उसका यही प्रयास रहेगा कि सभी पदों को योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा भरा जाए, ताकि संस्था की सारी क्रियाएं बिना रुकावट के चलती रहे। तो इस तरह स्टाफिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है। इसके बाद आता है समन्वय और निर्देशन, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। अब देखो, एक बॉस अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों को निर्देशन जब देता है तो भी समन्वय को ध्यान रखता है। कैसे? क्योंकि उसके नीचे जैसे 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वो सबको एक जैसे आदेश देगा।
ये नहीं है कि एक को तो सारे रूल बता दे और एक को कुछ कम रूल बताए, तो इसका कुछ जो कम बताएंगे उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, या फिर कुछ बातें छुपाने की वजह से दूसरों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये क्या करते हैं, जब प्रबंधक जब कोई भी बात बताते हैं तो अपने अधीनस्थ जितने कर्मचारी होते हैं उनको पूर्ण रूप से स्पष्ट करके बताते हैं। जैसे प्रबंधक निर्देशन कार्य को पूरा करते समय समन्वय को प्राथमिकता देता है। जब वह एक अधीनस्थ को आदेश में निर्देश देता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि अन्य लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले वो ये देख लेता है कि मेरे इस निर्णय का दूसरे पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो वो उसको टालने का प्रयास भी करता है। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक जैसा काम करने वाले दो व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा उनमें, ताकि उनमें मनमुटाव नहीं हो। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनको कुछ रिवार्ड देना है तो दोनों को ही दिया जाएगा। अगर कोई बुरा काम करने वाले हैं दो व्यक्ति, तो अगर पनिशमेंट दी जाएगी तो दोनों को ही दी जाएगी। ये नहीं है कि जो दो अच्छा काम कर रहे हैं एक को तो रिवार्ड दे दिया और एक को कुछ नहीं दिया, इससे आपस में मनमुटाव आ जाएगा। तो इस तरह से जब निर्देश देते हैं, निर्देशन का जो काम होता है उसमें भी समन्वय होता है। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग का काम में क्या होता है, हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको हम मेज़र करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो काम है वो ठीक ढंग से हो रहा है नहीं। अगर मान लेते हैं ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। सुधारात्मक कार्रवाई करके जो विपरीत परिणाम आने की जो चांस होते हैं उनसे बच सकते हैं। तो इस संदर्भ में आप ये भी कह सकते हो कि जब आप नियंत्रण का कार्य करते हो तो संस्था के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो साधन है और जो मानवीय प्रयास है उन सब में संतुलन होना चाहिए। जैसे कि आपने उद्देश्य तो बहुत बड़ा निर्धारित कर रखा है, साधन आपके पास कम है तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से कंट्रोलिंग के टाइम भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि समन्वय कैसे किया जाता है। अब आता है कंक्लूजन। अब देखो इतने सारे हमने सभी काम से रिलेटेड पढ़ लिया कि हर एक जो फंक्शन होता है उससे रिलेटेड होता है, क्योंकि समन्वय जो है हर एक कार्य से जुड़ा हुआ है। तो हम निसंकोच ये कह सकते हैं कि हाँ, प्रबंध का कोई अलग काम तो नहीं है, बल्कि इसको आप प्रबंध का सार कह सकते हो, जान कह सकते हो प्रबंध की। इसके बाद आता है समन्वय की प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यकता। आपको क्या लगता है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसकी नीड, हाँ ज़रूरत होती है। जहाँ भी प्रबंधक को कोई डिसीजन लेना होगा तो उसे तालमेल को सबसे पहले अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर उसके दिमाग में ये तालमेल का वर्ड या समन्वय का वर्ड नहीं है तो उसका डिसीजन जो ले रहा है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, उसका विरोध होने लग जाएगा। तो तीनों स्तर, चाहे उच्च स्तर हो, मध्य हो, निम्न स्तर हो, तीनों पर इसको ये अप्लाई होता है, ज़रूरी होता है। प्रबंध के स्तरों को यदि समन्वय की दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट है कि समन्वय का संबंध किसी एक स्तर से न होकर इसकी आवश्यकता और महत्व सभी पर बराबर है। अगर कोई एक ही व्यक्ति काम कर रहा है संस्था में तो उसके लिए तो ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सारा काम वो खुद कर लेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयासों के साथ है, सामूहिक प्रयास। और प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर आप देखते हो कि हर एक लेवल पर, चाहे वो उच्च, मध्य, निम्न हो, कोई हो, हर एक लेवल पे बहुत सारे बंदे काम करते हैं। और तो जहाँ सामूहिक प्रयासों में इसकी ज़रूरत होती है तो हर एक लेवल पे भी तो बहुत सारे बंदे काम करते हैं, वहाँ पे भी तो समन्वय की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हर एक काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उसमें समन्वय की आवश्यकता होती है। और इसमें भी कोई संकोच नहीं है कि हर लेवल पे होता है। हाँ, समन्वय जो है इसकी आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। अगर एक नज़र में और देखें तो 3 लेवल जो है वो भी तो एक ग्रुप हो गया, तो उसमें भी तो इसकी ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। ये रीज़न हमने दे दी। अगर आप क्वेश्चन बड़ा करके लिखना चाहते हो तो जैसे उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, इस पे करके आप इसके पॉइंट बना के भी इसको अच्छे ढंग से लिख सकते हो। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन की महत्व। अभी तक हमने इसका सार, इसके कोऑर्डिनेशन को हमने एक प्रबंध की जान तक कह दिया है, तो इसका महत्व तो है ही है। पर इसके कुछ पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या माने हैं।
साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई ऐसी संस्था है जो छोटी सी है, अकेला चला रहा है, उसमें तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। पर हाँ, जहाँ बिजनेस का पैमाना बढ़ जाता है, बड़ा होता है, और आजकल तो बढ़ता ही जा रहा है, तो पैमाना जैसे बढ़ेगा वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ेगी। बहुत सारे बंदे काम करने वाले होंगे तो उनकी रुचि भी अलग होगी, काम करने का तरीका भी अलग होगा, आपसी मेल जोल और या फिर काम का उद्देश्य है, उनकी सहन करने की शक्ति भी अलग होगी। तो अब इतनी सारी विभिन्नताएं आ गई, तो उन विभिन्नताओं को हमें लेकर, उन भिन्न भिन्न लोगों की विभिन्नताओं को लेकर हमें काम करवाना है, तो वो काम केवल हम समन्वय के द्वारा ही करवा सकते हैं। तो इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी उन्हें एक समूह में काम करना होता है, जो कि एक आसान नहीं है। और इसके लिए समन्वय के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं ताकि संस्था का उद्देश्य आसानी से पूरा हो जाए और वो सारे काम भी खुशी खुशी करते रहे, यानी कि काम करे, खुशी के साथ करे। फंक्शनल डिफरेंशिएशन तो विभेदीकरण बताया है। एक संस्था में बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, वित्त विभाग, और सबका उद्देश्य, अगर डिपार्टमेंट वाइज देखें तो सबका उद्देश्य भी अलग अलग होता है। तो ऐसी संस्था में संस्था का मुख्य उद्देश्य पूरा करने में रुकावट हो सकती है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट अपने अपने उद्देश्य पे फोकस हो जाएंगे, फर्म का उद्देश्य नहीं देखेंगे, तो रुकावट होना निश्चित ही है, बन सकती है। तो इस हानि से बचने का एक ही तरीका है कि इन दोनों में समन्वय स्थापित कर दिया जाए। जैसे परचेज डिपार्टमेंट वो परचेज करके टाइम पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइम पे प्रोड्यूस करके सेल डिपार्टमेंट को दे दे, सेल डिपार्टमेंट जो है टाइम पर सेल करके जो मनी आती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देते। इस तरह इनमें एक चैन बना के या इनमें एक कोऑर्डिनेशन करके काम सिस्टम बनाया जाता है ताकि संस्था का उद्देश्य पूरा हो जाए। इसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का केवल हम समन्वय के द्वारा ही फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसमें क्या होता है, विशिष्टीकरण का लाभ उठाने के लिए एक मुख्य क्रिया, मान लेते हैं एक काम है, उसको छोटे छोटे उप क्रियाओं में, बहुत सारे छोटे छोटे कामों में बांट दिया जाता है, और उन छोटे छोटे कामों को अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया जाता है, जो व्यक्ति उस काम में एक्सपर्ट है। इस तरह से यहाँ पर ये देखा जाता है, पूरे काम की परवाह किए बिना व्यक्ति अपने काम पर फोकस करता है कि वो जिस काम में एक्सपर्ट है वो काम वो तुरंत और अच्छे ढंग से करके दे। तो इस तरह से समन्वय का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। तो इस तरह से एक एक छोटी छोटी अलग अलग एक्टिविटी पूरी हो जाएगी टाइम पर और अच्छे ढंग से, तो एक कुल काम जो है वो भी हमारा समय पर पूरा हो जाएगा। इसके बाद है डिपेंडेंस ऑफ डिफरेंस प्रोसेसेस। अब ये आता है कि जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, भिन्न भिन्न जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी एक दूसरे पर निर्भर है, और समन्वय ही उनकी इस निर्भरता का होते हुए सही ढंग से संचालन कर सकता है। तो जैसे समन्वय का महत्व अगला आता, तो एक संस्था की विभिन्न इकाइयों का एक दूसरे पर निर्भर होना। ये इकाइयाँ जितनी एक दूसरे पर निर्भर होगी, समन्वय की उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्रय डिपार्टमेंट टाइम पर क्रय करके उत्पादन डिपार्टमेंट को देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टोटली परचेज डिपार्टमेंट पर डिपेंड है। जब टाइम पर उसके पास माल आ जाएगा तभी वो माल को बना पाएगा, प्रोडक्शन कर पाएगा। अब जो सेल डिपार्टमेंट है वो टोटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिपेंड है। तो जब प्रोडक्शन टाइम पर हो जाएगा तभी सेल डिपार्टमेंट उसको सेल कर पाएगा। तो इस तरह से ये जो इकाइयां है, यूनिट है, या जो भी डिपार्टमेंट है, जो एक्टिविटी है, एक दूसरे पर जितनी ज़्यादा डिपेंडेंट होगी उतनी ही ज़्यादा समन्वय की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से इस निर्भरता के कारण भी समन्वय का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। ये इसके कुछ क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं स्लो इसको कर रही हूँ, आप देख लेना और इनको कर लेना। मैंने पूरे सारे क्वेश्चन तो नहीं दिए, पर कुछ एक ही पेज के दे रही हूँ मैं इसमें। तो बच्चों
आपको अगर ये मेरा चैप्टर समझ में आया, ये लेक्चर, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि मुझे भी फीडबैक मिलती रहे कि हाँ आपको समझ आ रहा है। तो आज ये पूरा जो चैप्टर है वो एक ही इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।